नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपीआरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज है। 5वीं टेस्ट सीरीज है ये साइंस टेक की। ठीक है, हम इसमें 140 क्वेश्चन देखते हैं। 140 में हम इसको 3 पार्टों में देखते हैं। 3 पार्टों में जैसे कि पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन और पार्ट 3 में 40 क्वेश्चन। ठीक है, 140 क्वेश्चन प्लस 60 हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। हम फिलहाल इनको कवर करते हैं 140 को, यानी कि 50-50 पार्ट 1 में और पार्ट 2 में इसको और पार्ट 3 में इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची दी हुई है एक तरफ दूसरी, फर्स्ट सूची इस तरफ दी है, सेकंड सूची इस तरफ। न्यूट्रॉन की खोज के सामने दिया रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज के सामने दिया जे थॉम्सन या इलेक्ट्रॉन की खोज के सामने दिया है सेसिल फ्रैंक पावेल, और मेसोन के सामने दिया पाई मेसोन की खोज के सामने जेम्स चैडविक। हमारे पास ऑप्शन यही हैं, कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? वो की थी चैडविक ने। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? वो की थी रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वो की थी थॉम्सन। और मेसोन की खोज जो की थी पाई मेसोन की, वो की थी फ्रैंक पावेल ने। तो कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ए का 4, बी का सेकेंड, बी का फर्स्ट। ए का 4, एक में ही हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो न्यूट्रॉन की खोज है वो कब की गई थी? वो की गई थी 1932 में। कहाँ के थे ये? ब्रिटेन के थे। ये जो थे चैडविक ब्रिटिश थे। यदि बात करें हम रदरफोर्ड यानी कि प्रोटॉन की, तो ये है 1917 से 20। ठीक है, और मेसोन की बात करें, मेसोन कब है? वो है 1947। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कथन दिया है उत्प्रेरक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। सेकंड है, यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। ऑप्शन है हमारे पास, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही है सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है सही है और आर गलत है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, उत्प्रेरक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं, सही है। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, ये भी ठीक है। तो ये इसकी व्याख्या भी करेगा और दोनों सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जैसे कि स्वयं की जो अभिक्रिया होती है उसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन गति को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्वयं की अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, लेकिन अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर देते हैं। यदि बात करें रासायनिक, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को भी बढ़ा देते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसकी गति को बढ़ाएंगे उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? जो अभिक्रिया होती है उसकी दर को क्या कर देता है? कम कर देता है। गति को क्या कर देता है? कम कर देता है। जब कम कर देगा या घटा देगा तो उसको क्या कहेंगे हम? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। फर्स्ट है, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, कोयले के दहन की प्रक्रिया, पानी का जमकर बर्फ की प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 2। यहाँ है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बताने हैं इनमें से 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। कोयले के दहन की प्रक्रिया, ये भी रासायनिक है। पानी का जमकर बर्फ बनने की प्रक्रिया, ये आपकी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये कैसा है? ये है आपका भौतिक परिवर्तन।
ये है आपका भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से फलों में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है? आंवला, अंगूर, पालक, इमली। ऑप्शन है हमारे पास केवल 2 और 4, 1 और 3, 1 2 3 और 1 2 3 4। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? देखिए इसमें हो जाएगा आपका आंवला, आंवला नहीं है टार्टरिक अम्ल में, और पालक नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। अंगूर और इमली जो हैं ये क्या हैं? ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यदि हम इसकी थोड़ी सी और व्याख्या करें, जैसे कि सिरका है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे भी ध्यान रखेंगे, आ जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, या क्या बोलते हैं इसको? एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। यदि हम इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CH3COOH, ये इसका सूत्र है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का। फॉर्मिक अम्ल की बात करें हम, फॉर्मिक अम्ल जैसे कि चींटी का डंक, चींटी का डंक, चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है? इसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का वो क्या है सूत्र? तो इसका सूत्र है HCOOH, ये भी ध्यान रखेंगे। इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। क्या? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। दही में कौन सा पाया जाता है? यदि हम दही की बात करें तो दही में कौन सा पाया जाता है? इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक, जो कि कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है, लैक्टिक अम्ल। इसका फॉर्मूले की बात करें तो क्या है? C3H6O3, तो ये इसको फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है। यदि पालक की बात करें तो पालक में कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है। इसकी एक खास बात है, ये क्या है? जब ये एकत्रित हो जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, एकत्रित होने पर ही मानव के जो गुर्दे होते हैं, गुर्दे में जो पथरी होती है इससे बीमारी होती है। यदि ये एकत्रित हो जाए तो बीमारी पैदा होती है उससे, पथरी की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन के द्वारा पदार्थ अपनी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन किए बिना एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। और सेकंड है हमारे पास, दही से मक्खन निकालना एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन है हमारे पास दोनों में से कोई नहीं, दोनों, केवल 1 और केवल 2। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, भौतिक परिवर्तन के द्वारा पदार्थ अपनी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन किए बिना, परिवर्तन नहीं करना है उसके बिना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाते हैं। जैसे कि ये अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, तो बिना परिवर्तन किए दूसरी अवस्था में चले जाएंगे। सेकंड है, दही से मक्खन निकालना
एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये भी आपका ठीक है और ये भी आपका सही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। देखिए आप इंग्लिश वाले को इधर से भी कवर कर सकते हैं, इसी वजह से ये इंग्लिश वाला भी दिया है इधर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट। एक तरफ फ्रूट दिए, एक तरफ आपके खाने वाले पदार्थ दिए, एडिबल पार्ट। तो कौन सा है? देखिए सेब के सामने दिया है पुष्पासन, नारियल के सामने दिया है भ्रूणपोष, काजू के सामने दिया है फल भित्ति, सिंघाड़ा के सामने दिया आपका बीज पत्र। अब इसमें आपको सही नहीं है बताना। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, फल भित्ति क्या है? फल भित्ति है नहीं, ये फल भित्ति की जगह क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा आपका बीज पत्र आ जाएगा, बीज पत्र आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ सूची फर्स्ट दी है, एक तरफ दूसरी तरफ सेकंड सूची दी है। सेकंड सूची और बेकिंग सोडा के सामने दिया हमें कॉपर सल्फेट, वॉशिंग सोडा के सामने दिया हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा के सामने दिया हमें सोडियम बाइकार्बोनेट और नीला थोथा के सामने दिया हमें सोडियम कार्बोनेट। हमें कमेंट करके बताना है, आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ इसमें क्या राइट होगा। देखिए सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यदि वॉशिंग सोडे की बात की जाए तो ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। यदि कास्टिक सोडे की बात की जाए वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और नीला थोथा की बात करें तो कॉपर सल्फेट होता है। ए का 3 बी का 4, ए का 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ए का 3 एक में ही है हमारे पास, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इंग्लिश वाले इधर से देख के जवाब देंगे, ठीक है, और हिंदी वाले इधर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी बताया पीछे, मानव गुर्दे में पाई जाने वाली पथरी किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण होती है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल, जैसे कि अभी हमने पीछे बताया। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं बेकिंग सोडे को। बेकिंग सोडे को हम क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसको वॉशिंग को क्या कहा जाता है? सोडा क्रिस्टल भी कहा जाता है, सोडा क्रिस्टल भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। यदि कास्टिक सोडा किसके लिए उपयोग होता है? वो होता है सफाई के लिए। कास्टिक सोडा किसके लिए होता है? सफाई के लिए उपयोग होता है। और इसमें आपका कॉपर सल्फेट हो गया। और यदि इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3 होता है। और सोडियम कार्बोनेट की बात करें, इसका होता है Na2CO3, Na2CO3 होता है। यदि बात करें कॉपर सल्फेट की तो इसका होता है CuSO4, CuSO4 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो NaOH होता है, NaOH होता है। चलिए नेक्स्ट, हमने देख लिया था ये ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं, एक तरफ है कार्बनिक यौगिक और एक तरफ है उसका उपयोग। मीथेन के सामने दिया है हमें कच्चे फलों को पकाने में, एथिलीन के सामने दिया है हमें मोटर टायर बनाने में, और
फोर्मामिंट के सामने दिया हमें श्रृंगार सामग्री बनाने में, और ग्लिसरॉल के सामने दिया हमें गले की दवा के रूप में। कौन सा राइट होगा इसमें कमेंट करेंगे और बताएंगे, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मीथेन। मीथेन की बात करें तो क्या हो जाएगा इसमें, श्रृंगार सामग्री बनाने में, ठीक है। यदि बात करें एथिलीन की तो वो गले की दवा के रूप में होता है। यदि बात करें फोर्मामेंट की तो वो मोटर टायर बनाने में होता है। ग्लिसरॉल की बात करें वो कच्चे फल को पकाने में होता है। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ए का 3 बी का 4। ए का 3 बी का 4, इसमें ए का 3 एक में ही है सिर्फ, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट, सोडियम सल्फेट। कौन सा राइट हो जाएगा कमेंट करेंगे और बताएंगे। 10 नंबर। देखिए फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है, फोटोग्राफी में आपका सोडियम थायोसल्फेट होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक्रिय गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। रेडॉन वायुमंडल में पाई जाने वाली एक प्रमुख एक्रिय गैस है। तो कौन सा राइट होगा इसमें, ऑप्शन है हमारे पास दोनों में से कोई नहीं, दोनों सही, केवल 1 और केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा चारों ऑप्शनों में। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट। यदि हम बात करें एक्रिय गैस की, तो जो गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, जो गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती और सदा मुक्त अवस्था में प्राप्य है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक्रिय गैस, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी हैं एक्रिय गैस में, कौन कौन सी आती हैं, हीलियम आती है, हीलियम आती है, और कौन सी आती है, नियोन आती है। नियोन के बाद की बात करें तो उसके बाद आर्गन आती है, आर्गन के बाद बात करें तो क्रिप्टॉन आती है, क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन आती है। तो ये सब क्या हैं, ये सब आपकी एक्रिय गैसें हैं। ये जो रेडॉन वायुमंडल में पाई जाने वाली एक प्रमुख एक्रिय गैस है, ये गलत है ऑप्शन, ठीक है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कथन दिया है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, और सेकंड है जल में हाइड्रोनियम आयन के बनने से जलीय घोल में H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। ऑप्शन है हमारे पास, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता, दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, और ए सही है, आर गलत है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, ये ठीक है। जल में हाइड्रोनियम आयनों के बनने से जलीय घोल में H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये भी ठीक है आपका, दोनों ठीक है, व्याख्या भी करता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, साबुन कठोर जल से कपड़े धोने के लिए प्रयुक्त होते हैं, और कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता, दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, और ए सही है, आर गलत है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें।
देखिए इसमें क्या होगा, साबुन कठोर जल से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त होते हैं, ये ठीक है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा ओजोन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। सेकंड है, ओजोन परत में सर्वप्रथम सुराख दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर हुआ था। ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन है बी है, दोनों सही, केवल 1 और केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखिए इसमें आपका ओजोन गैस पर सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से पृथक ये पृथ्वी की रक्षा करती है। ऑप्शन ए ठीक है। कह रहा ओजोन परत में सर्वप्रथम सुराख जो दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर हुआ है, नहीं, ये उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो ऑप्शन आपका ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका केवल 1, ऑप्शन सी राइट होगा। यदि इसकी ओजोन गैस की सांद्रता की बात करें तो वो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है अधिकतम, तो वो पाई जाती है आपकी 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी अधिक सांद्रता है। और जो ये ओजोन गैस है चांदी की चमक को क्या कर देती है, काला कर देती है। चांदी की चमक को काला कर देती है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक रंगीन, गंधहीन और वायु से भरी गैस है। इसे ठंडा करने पर यह काले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। थर्ड है, यह गैस स्वयं नहीं जलती परंतु जलने में सहायक होती है। फोर्थ है, इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 2 और 4, केवल 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 4 है, 1 2 3 4 है। तो कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इनमें। देखिए ऑक्सीजन की खोज जो की थी वो किसने की थी, यदि खोज की बात की जाए तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खोज किसने की थी इसकी, प्रिस्टले और किसने की थी, प्रिस्टले और सेले ने की थी। CW सेले ने इसकी खोज की थी। ये जो गैस है ठंडा करने पर यह काले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है, ये गलत है। काले रंग में नहीं होती है, नीले रंग में होती है, नीले रंग में होती है। पहला ऑप्शन है ये ऑक्सीजन जो गैस है रंगीन, गंधहीन, वायु से भरी गैस है, ये ठीक है। और ये गैस स्वयं नहीं जलती परंतु जलने में सहायक होती है, ये भी ठीक है। इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, ये भी ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, बी सेकंड वाला गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। ऑरिक क्लोराइड, आयरन पाइराइट्स, और रोल्ड गोल्ड और क्यूप्रिक सल्फेट। तो इसमें कौन सा राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फॉल्स गोल्ड या फूल्स गोल्ड। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आयरन पाइराइट्स। ठीक है। आंतरिक क्लोराइड की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ होता है, उपयोग की बात करें तो इसका जैसे सर्प विरोधी सुई होती है उसको बनाने में होता है। सर्प जो विषरोधी यानी कि सांप जो होता है उसकी विषरोधी सुई बनाने में होता है। आयरन पाइराइट्स की बात करें तो इसको झूठा सोना कहा जाता है और बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। यदि हम क्यूप्रिक सल्फेट की बात करें, क्यूप्रिक सल्फेट तांबे का सबसे प्रमुख यौगिक है।
जिसको क्या कहा जाता है, नीला कशिश भी कहा जाता है, क्यूप्रिक सल्फेट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में द्रव अवस्था में पाई जाती है? सोना, चांदी, पारा, तांबा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन नेचर? गोल्ड, सिल्वर, मरकरी या कॉपर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या हैं? ये सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी मरकरी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। शरीर में तांबे की कमी से विल्सन रोग होता है। इस रोग से मानव के मस्तिष्क और आंखों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। ऑप्शन है हमारे पास, दोनों गलत, दोनों सही, केवल 1, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इनमें चारों में। देखिए, शरीर में तांबे की कमी से विल्सन रोग होता है। कमी से नहीं, बढ़ने पर इसका रोग होता है। बढ़ेगी तांबे की, शरीर में तांबे की जो मात्रा है, तांबे की कमी से नहीं, बढ़ने से रोग होता है, विल्सन रोग होता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। कह रहा विल्सन रोग से मानव के मस्तिष्क और आँखों को अत्यधिक नुकसान पहुँचता है। ये ऑप्शन ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, ओनली 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है, ये बताना। कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन है हमारे पास 2, 4, केवल 1, 2, 3, केवल 4। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है। बाकी ये आपके तीनों अम्ल वर्षा से संबंधित हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, केवल 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्लीय मृदा में पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। ऑप्शन हमारे पास वही हैं, दोनों में से कोई नहीं, दोनों सही, केवल 1, केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इनमें। Plants grow well in highly acidic soil bases like calcium oxide and calcium hydroxide make the soil fertile। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, केवल 2 राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लिटमस सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला एक प्राकृतिक सूचक है। कारण है इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है, जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। हमारे पास ऑप्शन है ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही है सही व्याख्या करता है, और ए सही है आर गलत है। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? देखिए, इसमें ये कह रहा है लिटमस सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला एक प्राकृतिक सूचक है, ये तो ठीक है। ये कह रहा है इसे अम्लीय, लिटमस को
अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। गलत। ये अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है, और यदि क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ये अपोजिट दिए हैं तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो कौन सा राइट होगा आपका, डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, स्टेनलेस स्टील लोहे में जंग नहीं लगता है, इसे कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, और ए सही है, आर गलत है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए कह रहा है स्टेनलेस स्टील लोहे में जंग नहीं लगता है, ऑप्शन तो ठीक है ये कह रहा है इसमें कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन दोनों ठीक है, व्याख्या भी करता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, समुद्री जहाज़ों पर संकेत इत्यादि के लिए होम्स सिग्नल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सफ़ेद फास्फोरस का, लाल फास्फोरस का, जिंक फास्फोरस का, कैल्शियम फास्फाइड का। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए फास्फोरस में क्या होता है, फास्फोरस में जो अंधेरे में जो चमकने के कारण इसका नाम दिया गया है फास्फोरस, अंधेरे में चमकने के कारण। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये जो पाया जाता है सभी जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट, कैल्शियम फॉस्फाइड। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए कौन सी गैस का युग्म का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एसिटिलीन, हीलियम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटिलीन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस पेयर्स इज यूज्ड बाई डाइवर्स फॉर ब्रीथिंग? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एसिटिलीन, ये हीलियम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटिलीन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका हीलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, चूहे के विष में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोरेट, एल्युमिनियम फास्फाइड या रोडेंटिसाइड। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इनमें से। इसमें होगा आपका, देखिए चूहे के विष में पूछ रहा है तो सोडियम क्लोरेट नहीं है, एल्युमिनियम सल्फाइड, अब हमने एक काट दिया तो कहाँ कहाँ से कट जाएगा, इसमें से कट जाएगा और एक इसमें से कट जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एल्युमिनियम फास्फाइड ये भी नहीं है, आपका है रोडेंटिसाइड, टीसाइड, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, ऑप्शन केवल 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव आयोडीन I-131 का प्रयोग कौन से रोग के उपचार के लिए किया जाता है? थायराइड, कैंसर, सांस की बीमारी में। ऑप्शन हमारे पास केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है ये I-131 वो किस में, देखिए थायराइड और कैंसर दोनों के लिए उपचार के लिए, सांस की बीमारी के लिए नहीं है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, केवल 1 और 2।
नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है? जिंक चूर्ण, निकल, या प्लेटिनम चूर्ण, या लौह चूर्ण? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, जिंक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है? टायर के उत्प्रेरक बनाने में, टायर के उत्प्रेरक बनाने में किया जाता है। और किस में किया जाता है? माचिस के बनाने में। और किस में किया जाता है? बैटरी के बनाने में किया जाता है। तो ये जिंक का हो गया। यदि हम निकेल की बात करें तो निकेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में। उपयोग वनस्पति तेल से घी बनाने में, कृत्रिम घी बनाने में, यानी कि कृत्रिम घी, सिर्फ घी नहीं, मानव द्वारा जो निर्मित वो होता है कृत्रिम घी बनाने में होता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में। प्लेटिनम चूर्ण की बात करें, प्लेटिनम चूर्ण उत्प्रेरक, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसके उपयोग की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की प्रक्रिया में। ठीक है। यदि बात करें लौह चूर्ण की तो इसका उपयोग कहाँ होता है? अमोनिया गैस बनाने की जो हैवर विधि होती है उसमें प्रयोग होता है, उपयोग होता है। अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में। तो 27 का कौन सा हो जाएगा आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एंजाइम उच्च कार्बनिक पदार्थों की सरलतम पदार्थों में अपघटन क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। और कारण है हमारे पास इरेप्सिन एंजाइम आंतों में प्रोटीन की अमीनो अम्ल में अपघटित करते हैं। ऑप्शन है ए गलत, आर सही, दोनों सही, व्याख्या नहीं है सही, और दोनों सही, यहाँ व्याख्या सही है, और यहाँ ए सही है, आर गलत है। तो कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इन चारों में। देखिए, एंजाइम उच्च कार्बनिक पदार्थों की सरलतम पदार्थों में अपघटन क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है। कह रहा है इरेप्सिन एंजाइम, यहाँ सिर्फ एंजाइम की बात हो रही है, यहाँ इरेप्सिन एंजाइम की बात हो रही है। एंजाइम आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करते हैं। ऑप्शन ये भी ठीक है, लेकिन क्या है, ये व्याख्या नहीं करेगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, ऑप्शन है बोरोन के यौगिक का उपयोग बोरिक एसिड नामक दवा के बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में होता है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2, दोनों सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा 29 में। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन टी राइट हो जाएगा। दोनों ठीक हैं, यानी कि बोरोन के यौगिक का उपयोग जो होता है बोरिक एसिड नामक दवा बनाने में किया जाता है, और इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में होता है। देखिए, दवा बनाने में और किस में होता है? कांच उद्योग में। और किस में होता है? प्रयोगशाला में।
बोरोन का उपयोग अकार्बनिक ग्रेफाइट में, अकार्बनिक बेंजीन में और बोरिक एसिड बनाने में होता है इसका उपयोग। और किस में हो सकता है? एंटीसेप्टिक दवा के निर्माण में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव अवस्था में बदले गैसीय अवस्था में परिणत हो जाते हैं और फिर ठंडे किए जाने पर पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। सेकंड है, इस प्रक्रिया के तहत ठोस कपूर से कपूर वाष्प में परिणत होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास वही ऑप्शन है, केवल 1, दोनों गलत, केवल 2 और दोनों सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा 30 में। देखिए ऊर्ध्वपातन की क्रिया क्या होती है? जब ठोस पदार्थ, जैसे कि ठोस पदार्थ है, यहाँ है माना हमारा ठोस पदार्थ, यहाँ है हमारा गैस पदार्थ, ये यहाँ पर द्रव में ना जा करके सीधे ठोस से गैस में जा रहा है, ठीक, फिर वापस गैस से लेके ठोस में आ रहा है, यहाँ से गर्म और यहाँ ठंडा, तो आपका ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। फिर इस प्रक्रिया के तहत कपूर से कपूर वाष्पित परिणत होते हैं, ये भी आपका ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्बन का अपरूप नहीं है? कास्ट चारकोल, बोन चारकोल, रक्त चारकोल, ग्रेफाइट। ऑप्शन हमारे पास 2 और 4, केवल 1, 1, 2, 3, उपयुक्त में से कोई नहीं। Which of the following is are not an allotrope of carbon? वुड चारकोल, बोन चारकोल, ब्लड चारकोल और ग्रेफाइट। आपको बताना है ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें से कोई सा नहीं होगा आपका, मतलब कि सारे सही हैं ये, और इसमें बताना सही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अपरूपता क्या होता है? अपरूप की बात करें, अपरूप क्या होता है? एलोट्रोप क्या होता है? जैसे किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में विद्यमान होना, किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में या दो या दो से अधिक रूपों में विद्यमान होना, अधिक रूपों में विद्यमान होना क्या कहलाता है? अपरूप कहलाता है या एलोट्रोप कहलाता है। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बन के अपरूप जैसे कि ये तो सारे हैं, और क्या हो सकता है? देखिए ये ग्रेफाइट भी है। ग्रेफाइट किसका? कार्बन का। ये ग्रेफाइट कार्बन का है और हीरा भी कार्बन का है, ठीक है। फास्फोरस के अपरूप की बात किया जाए, फास्फोरस में कौन सा है? पीला फास्फोरस और कौन सा होता है? लाल फास्फोरस। फास्फोरस को पी से संदर्भित करते हैं और लाल फास्फोरस। ऑक्सीजन की बात करी जाए, ऑक्सीजन के अपरूप में कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन होता है और ओजोन होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सल्फर के अपरूप में कौन कौन से होते हैं? कोलाइडी सल्फर होता है और प्लास्टिक सल्फर होता है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है? कार्बनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन मेकिंग एक्सप्लोसिव्स, और इसमें पूछा है ऑर्गेनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन
सी राइट हो जाएगा। ठीक है। देखिए कार्बनिक अम्ल का यदि बात करें किस में पाए जाते हैं, प्राणियों और वनस्पतियों में, प्राणियों और वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। किसमें, प्राणियों और वनस्पतियों में। कैसे पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें इसका उपयोग कहाँ होता है, फोटोग्राफी में होता है, फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। और किस में होता है, कपड़े की जो रंगाई होती है, कपड़ों की रंगाई में भी इसका उपयोग होता है। छपाई में भी इसका उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का देखा ही हमने, विस्फोटक के रूप में प्रयोग होता है और औषधि के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, औषधि और किसमें, विस्फोटक में। फॉर्मिक अम्ल के उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग कहाँ होता है, जैसे कि चमड़े उद्योग में होता है, चमड़ा उद्योग में होता है, और रबड़ के स्कंदन में होता है, रबड़ के स्कंदन में होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एसेटेनिन आदि सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। ये सभी हैलोजन समूह दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, एक सही है, आर गलत है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा 33 नंबर में। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेटिन आदि सभी हैलोजन रंगहीन होते हैं, ये आपका ठीक है। यदि बात करें हम, ये सभी हैलोजन समूह दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं, नहीं सभी नहीं करते हैं। कुछ हैलोजन गैस समूह ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं, सभी नहीं होते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ लैंप दिए हैं, दूसरी तरफ रंग स्रोत दिए हैं। सोडियम लैंप के सामने दिया पीली रोशनी, मरकरी लैंप के सामने दिया श्वेत नीलाभ रोशनी, और प्रदीप लैंप के सामने दिया नीली रोशनी। 1 2 3, 1 2, केवल 2 और केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्ट मैच, सही सुमेलित बताना है, ना कि नॉट करेक्ट, सही सुमेलित। ओके, एक तरफ लैंप दिए हैं, ये कलर सोर्स दिए हैं, सोडियम लैंप के सामने दिया येलो लाइट, और मरकरी लैंप के सामने दिया आपका वाइट ब्लू लाइट, और फ्लोरोसेंट लैंप के सामने दिया ब्लू लाइट। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? देखिए, पहला सोडियम लैंप और पीली रोशनी, ये ठीक है, और मरकरी लैंप श्वेत नीलाभ रोशनी, यानी कि वाइट ब्लू लाइट, ऑप्शन बी। ऑप्शन यानी कि ये दो राइट हो जाएंगे, प्रदीप्त लैंप गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए प्रदीप्त लैंप की बात करें तो इसमें क्या होती है, मिश्रित रोशनी निकलती है, इसमें निकलती है मिश्रित रोशनी निकलती है। कैसे? जो मिश्रित रोशनी निकलती है वो सूर्य के प्रकाश के समान होती है। ठीक है, वो भी ध्यान रखेंगे, सूर्य के प्रकाश के समान, सूर्य के प्रकाश के समान। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3, 1 3, केवल 2, केवल 1। कैल्शियम सल्फेट यूज्ड बाय डॉक्टर्स, आर्टिस्ट और स्कल्प्टर्स
इज नोन बाई वॉट अदर नेम? जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन है हमारे पास ये 1 2 3, 1 3 2 और 1। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर इसमें नहीं होगा। इसका जो प्रयोग होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रयोग होता है वो ब्लीचिंग पाउडर में होता है, और जो कैसा होता है हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। क्लोरीन की तरह जो गंध आती है, इसमें तेज गंध आती है। किसमें होता है इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। हल्का कैसा होता है? हल्का पीले रंग का पाउडर होता है और क्लोरीन की तरह इसमें तेज गंध होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ बीमारी दी है, दूसरी तरफ प्रभावित अंग दिए हैं। देखिए एड्स के सामने दिया संपूर्ण शरीर, पोलियो के सामने दिया तंत्रिका तंत्र, रेबीज के सामने दिया श्लेष्म झिल्ली और इन्फ्लुएंजा के सामने दिया श्वसन तंत्र। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन है हमारे पास 4 2 1 3। कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए आपके ऑप्शन ये हैं, ठीक है, बताएंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए एड्स जो है संपूर्ण शरीर में नहीं, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। यदि बात करें हम रेबीज की, तो रेबीज किसको करता है? श्लेष्म झिल्ली को नहीं करता है, वो करता है तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो आपका पहला और सी गलत हो जाएंगे, बी और सी राइट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन है, प्रियोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या से कथन सही है? ये रोगजनक कण है, इनमें केवल प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 2 दोनों, केवल 2, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए प्रियोन में क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है इसमें। आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? प्रियोन में न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। तो रोगजनक कण तो ये है ही प्रियोन, और इसमें केवल प्रोटीन पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। प्रोटीन कारकों के जो गुणन होते हैं, गुणन करने पर और संक्रमण फैलाने की क्षमता होती है इनमें, प्रियोन में। खोज किसने की है? स्टैनले प्रिसनर ने की है। खोज किसने की है? खोज भी पूछ लेता है जैसे, तो वो की है स्टैनले। किसने की है? प्रिसनर। तो ये भी ध्यान रखेंगे। यदि बात की जाए, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं विसरण के कारण उत्पन्न होती हैं? हवा चलना, अगरबत्ती की महक पूरे कमरे में फैलना, शक्कर का पानी में घुलना और वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, 2 3 4, 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। विसरण के कारण संपन्न होती हैं कौन सी प्रक्रियाएं? तो हवा का चलना होती है, अगरबत्ती की महक पूरे कमरे में फैलना, ये भी सही है, शक्कर का पानी में घुलना, ये भी ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, ये भी ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ सब्जियां दी हैं, दूसरी तरफ वर्णक दिए हैं। गाजर में लाल रंग बीटा कैरोटीन, प्याज में पीला रंग के सामने दिया है एथोसाइनिन, हल्दी में पीला रंग के सामने दिया कुरकुमिन और मिर्च में लाल रंग कैप्सेथिन। कौन सा राइट हो जाएगा? कमेंट करेंगे और बताएंगे।
देखिए गाजर में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, वो होता है बीटा कैरोटीन के कारण। प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है, वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग जो होता है कैप्सेथिन के सामने होता है, कैप्सेंथिन के सामने। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है डीएनए में स्थित नाइट्रोजन क्षार में से किसे प्यूरिन कहा जाता है। प्यूरिन कहा जाता है एडिनिन, गुआनिन, गुआनिन थाइमिन, थाइमिन साइटोसिन, एडिनिन साइटोसिन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन एडिनिन और गुआनिन। देखिए डीएनए को यदि देखा जाए तो हम तीन उसमें देखते हैं, तीन उसमें देखते हैं, 2 और ये 3। ठीक, ये है हमारा नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार यदि बात करें हम, ये है पेंटोज शर्करा, पेंटोज। यदि बात करें इसकी, ये है फास्फेट समूह, फास्फेट समूह। यदि हम नाइट्रोजन क्षार की बात करें तो हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, देखिए 1, 2, 3 और 4। कौन कौन से होते हैं, ये होता है एडिनिन, और ये होता है आपका, ये कौन सा होता है, गुआनिन। और यदि इसकी बात करें तो ये कौन सा होता है, थाइमिन, थायमीन। और थायमीन के बाद कौन सा होता है, साइटोसिन, साइटोसिन। तो एडिनिन और गुआनिन किसके सामने है, ये है प्यूरिन। और ये इन दोनों की बात करें तो ये कौन सा है, ये है आपका पिरीमिडीन, तो ये भी ध्यान रखेंगे, पहला और दूसरा, ये आपके 3 पॉइंट में आ गए, दूसरा तीसरा। ठीक, ये आपका पहला जो है ये 4 में आ गया, 1, 2, 3 और 4, और इनके भी 2 हो गए, एक ये और एक ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक को किस मिशन के तहत पूरा किया गया है। तो किस मिशन के तहत किया गया है। देखिए हम करंट के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन पोलारिसिस डॉन मिशन, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के प्रथम 3D प्रिंटेड इंजन युक्त रॉकेट का प्रक्षेपण किस देश ने किया है। तो किस देश ने किया है, वो क्या है आपका, भारत ने, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हाल ही में हैमबर्ग में जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत के किस सुपर कंप्यूटर को 110वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 110वां, कौन से को हुआ है, तो वो हुआ है ऐरावत को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अधीन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स अमेरिका यानी कि माइनर प्लेनेट सेंटर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा आपका शनि राइट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया, जिसके तहत विशिष्ट परिस्थितियों में दोषी सिद्ध किए गए अपराधियों के लिए अधिकतम कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है।
10 वर्ष का कारावास, 20 वर्ष का कारावास, 15 वर्ष का कारावास, आजीवन कारावास। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका आजीवन कारावास, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सप्रेसवे में शामिल नहीं? तो कौन सा नहीं है इसमें? इसमें आपका यमुना एक्सप्रेसवे शामिल नहीं है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में उपराष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? गोरखपुर में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को, सूर्य प्रकाश पाल को, श्रीमाली को या सुभाष चंद्र शर्मा को? इसमें हो जाएगा आपका राजेश वर्मा को। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगा? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। देखिए कितना मीटर लंबा है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर? ये है 519 किलोमीटर। 519 किलोमीटर लंबा है। और इस पर कितना करोड़ का खर्चा हुआ होगा? लगभग 32,000 करोड़ का खर्चा हुआ है इस पर। 32,000 करोड़। ये 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। कौन कौन से? यूपी, बिहार, यूपी और बिहार से गुजरेगा, पश्चिम बंगाल से भी गुजरेगा, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरेगा। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए, इस पार्ट का हम इस टेस्ट सीरीज 5 में स्टार्ट कर रहे थे, उसका हम पार्ट 1 देख रहे थे। पार्ट 1 में हमने ये रहा है पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया नीति 2024 को कब मंजूरी प्रदान की गई? तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? सितंबर 2024, अगस्त 2024, सितंबर 2023 और दिसंबर 2023। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट, अगस्त 2024। कल को हम यहाँ से 51 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक? 100 क्वेश्चन तक, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे थे 140 क्वेश्चन इसमें आते हैं जीएस वाले में, जीएस के और मैथ के दोनों आते हैं, लेकिन हम अभी सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं 50 क्वेश्चन, फिर 50 क्वेश्चन, फिर 40 क्वेश्चन, तो इस तरीके से देखते हैं हम। और इसमें 60 क्वेश्चन हिंदी के भी आते हैं, लेकिन हम फिलहाल इन्हीं को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा साइंस टेक का पार्ट चल रहा है, तो हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।